दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यह वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 10 मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूं जिनके कारण इन्वेस्टर्स का बहुत नुकसान होता है, बहुत सारा पैसा बर्बाद होता है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें और इन गलतियों को सुधारें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न अर्न कर सकें अपने इन्वेस्टमेंट से। सबसे बड़ी गलती जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते समय हम करते हैं वो है नॉट हैविंग अ फाइनेंशियल प्लान। जब तक हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई गोल और फाइनेंशियल प्लान नहीं होगा तब तक हम अपनी पूरी कैपेसिटी से इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते हैं और ना ही अपने इन्वेस्टमेंट से ऑप्टिमम रिटर्न अचीव कर सकते हैं। ज़्यादातर म्यूचुअल फंड ओपन एंडेड होते हैं, मतलब हम कभी भी इन स्कीम से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। अब यह जितना बड़ा बेनिफिट है उतना ही बड़ा डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि हम कभी भी अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं तो हम इन्वेस्टमेंट तो करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन विदाउट एनी प्रॉपर प्लानिंग हमें थोड़ी सी भी ज़रूरत पड़ती है और हम उसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से पैसा निकाल लेते हैं और ऐसे में हमें लॉस हो जाता है। यदि हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो पहले हमारे पास एक गोल होना चाहिए। हमारा गोल ही वह डिसाइडिंग फैक्टर होता है जिसके कारण हम हमारे इन्वेस्टमेंट से इतने लंबे समय तक स्टिक रहते हैं। इसीलिए एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान और प्रॉपर गोल डिसाइड करें और उसके बाद इन्वेस्टमेंट चालू करें। म्यूचुअल फंड में लॉस का दूसरा सबसे बड़ा कारण है रॉन्ग कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट करना। हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बस गूगल यूट्यूब में सर्च करेंगे और किसी 2-3 फंड को सेलेक्ट करके उनमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ये बिल्कुल भी गलत अप्रोच है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से सबसे पहले हमें हमारी रिस्क प्रोफाइल पता होना चाहिए। हमारा रिस्क एपेटाइट कितना है, हम कितना रिस्क ले सकते हैं और उस रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हमें स्कीम्स का कैटेगरीज का सिलेक्शन करना है और उनके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करना है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है अपना पूरा पैसा स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं या फिर किसी सेक्टर फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। ये जो फंड्स होते हैं अपने पोर्टफोलियो का बहुत छोटा हिस्सा एलोकेट करने के लिए होते हैं और बहुत सारे इन्वेस्टर्स को तो इनकी ज़रूरत भी नहीं होती है, बट अननोइंगली हम इनमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और फिर जब डाउनफॉल होता है मार्केट में तो इन फंड्स में बहुत ज़्यादा ही होता है और ऐसे में हम फिर विड्रॉ कर लेते हैं और हमें लॉस होता है। इस लॉस से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसी स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करें जो हमारी रिस्क प्रोफाइल के अलाइन हो। अपनी रिस्क प्रोफाइल पता करने के लिए हमें बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स मिल जाएंगे या फिर आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके अपनी रिस्क प्रोफाइल पता कर सकते हैं और अपनी रिस्क प्रोफाइल से अलाइन कैटेगरीज एंड स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तीसरी गलती जो हम में से बहुत सारे लोग करते हैं, इन्वेस्ट करते टाइम म्यूचुअल फंड की एनएवी देखकर इन्वेस्ट करना। यदि किसी फंड की एनएवी कम है तो ऐसा सोचना कि यह फंड का वैल्यूएशन अभी बहुत कम है, हमें सस्ते में ये यूनिट्स मिल रही हैं और हमें उतने ही पैसों में हमें ज़्यादा यूनिट्स मिल जाएंगी। और यदि किसी फंड की एनएवी ज़्यादा है तो ऐसे में उसका वैल्यूएशन हाई है और हमें उस फंड की कम यूनिट्स मिलेंगी, तो ऐसे में हम उससे ज़्यादा रिटर्न अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी एक फंड की एनएवी को हम किसी दूसरे फंड से कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। एनएवी सिर्फ उसकी पास्ट एनएवी से कंपेयर करके हम उनके पास्ट रिटर्न्स को मेज़र कर सकते हैं। मैं इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आप एक दुकान में शक्कर लेने जाते हैं, वो आपको एक पैकेट शक्कर देता है जो कि 1 किलो का होता है 50 रुपये में। बाजू में भी एक दुकान है जो आपको आधा किलो का एक पैकेट देता है शक्कर का 25 रुपये में। अब आप मुझे बताएं कि दोनों दुकान में कौन ज़्यादा शक्कर सस्ती बेच रहा है? 50 रुपये में 1 किलो का एक पैकेट महंगा है या फिर 50 रुपये में आधा किलो के 2 पैकेट ज़्यादा सस्ते हैं? आई होप कि ज़्यादातर लोगों का जवाब यही होगा कि प्राइस सेम है, बस उनकी पैकिंग का डिफरेंस है। सेम यही लॉजिक होता है म्यूचुअल फंड की एनएवीज में। यदि किसी फंड की एनएवी हाई है इसका मतलब यह नहीं कि वो बहुत महंगा है और किसी फंड की एनएवी कम है तो यह नहीं कि वह बहुत सस्ता है, उसका वैल्यूएशन कम है। इन्वेस्टमेंट करते टाइम एनएवी बिल्कुल भी कोई क्राइटेरिया नहीं है किसी फंड को सेलेक्ट करने का। फोर्थ मिस्टेक जो हम अपने इन्वेस्टमेंट में करते हैं, आने वाले हर एनएफओ हर फंड में इन्वेस्टमेंट कर देना। मैंने बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो रिव्यू किया है जिनमें उनके पास 15, 20, 25, 30 फंड तक होते हैं। एक म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में
ऑलरेडी 40-50 यहाँ तक कि 60-70 स्टॉक्स होते हैं। अब बताइए, यदि आपके पास 20 फंड है तो आपका इन्वेस्टमेंट कितने स्टॉक में होगा? एक तरीके से देखा जाए तो आपने पूरे स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट कर दिया है। ऐसे में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके रिटर्न्स मार्केट से बेटर होंगे? इसीलिए हमें हमारे इन्वेस्टमेंट में जितना डाइवर्सिफिकेशन करना है उतना कंसंट्रेशन भी बहुत ज़रूरी है। हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए 3-4 फंड 5 फंड मोर देन सफिशिएंट होते हैं। हमें वेल्थ क्रिएट करने के लिए इनसे ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए आपके पास यदि बहुत सारे फंड्स हैं तो धीरे धीरे करके अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करें। 4-5-6 फंड सफिशिएंट है। पांचवी गलती जो हम इन्वेस्टमेंट करते टाइम करते हैं वो है IDCW या फिर डिविडेंड ऑप्शन को सेलेक्ट करना। IDCW मतलब कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल प्लान, जिसे पहले डिविडेंड ऑप्शन के नाम से भी जानते थे। जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, पहला IDCW और दूसरा ग्रोथ ऑप्शन। IDCW में भी हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक IDCW और IDCW री इन्वेस्टमेंट। IDCW का मतलब यह है कि हमारे म्यूचुअल फंड में जो ग्रोथ हो रही है वह विड्रॉ होके हमें एज ए इनकम रिसीव होती है रेगुलर इंटरवल्स पे। लेकिन IDCW री इन्वेस्टमेंट में जो ग्रोथ हुई है वह विड्रॉ होती है और वापस से री इन्वेस्ट हो जाती है, हमें रिसीव नहीं होती है। यदि हम हमारे इन्वेस्टमेंट से रेगुलर इनकम चाहते हैं तो हमें SWP का यूज़ करना चाहिए, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान का, और उसके अकॉर्डिंग स्कीम से सेलेक्ट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट से यदि हम इनकम रिसीव कर रहे हैं तो वो हमारे रिटर्न्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। इसीलिए हमें इनकम के लिए IDCW ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करना है। यदि हम IDCW री इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट करते हैं तो पहले विड्रॉल होता है और उसके बाद री इन्वेस्टमेंट होता है। तो जो विड्रॉल होता है उनमें टैक्सेशन अप्लाई होता है। इसीलिए हमें ग्रोथ ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जब हम ग्रोथ ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो उसमें कोई विड्रॉल नहीं होता, कोई टैक्सेशन नहीं होता और हमें हमारे इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम रिटर्न मिलता है। अगली गलती जो एज ए इन्वेस्टर हम करते हैं, हम अपना पूरा पैसा इक्विटीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं। हम जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपनी रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, अपने गोल्स के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ एलोकेशन डेप्ट में भी रखना चाहिए। यदि हम पूरा पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट कर देंगे और ऐसे में यदि कोई इमरजेंसी आती है या हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो हमें अपने उन लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो से पैसा विड्रॉ करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि मार्केट डाउन है उस समय और हम विड्रॉल करते हैं तो फिर हमें लॉस हो सकता है। इन सारी सिचुएशन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम पहले तो एक इमरजेंसी फंड मेंटेन करें, जो कि हम अपने सेविंग बैंक अकाउंट, डेट म्यूचुअल फंड या फिर फिक्स डिपॉजिट में रख सकते हैं। उसके अलावा और भी एलोकेशन रखें हम डेब्ट में, क्योंकि जब मार्केट डाउन होता है तो हमें एक्स्ट्रा रिटर्न कमाने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने के लिए हमारे पास फंड भी तो होने चाहिए और वो फंड हम सिस्टमेटिकली एक्यूमुलेट कर सकते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स में। इसीलिए पूरा पैसा इक्विटी में नहीं डालना है, इक्विटी में भी इन्वेस्ट करना है और डेब्ट में भी इन्वेस्ट करना है। हम में से बहुत सारे इन्वेस्टर सिर्फ किसी स्कीम का एक्सपेंस रेशियो देखकर ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए, एक्सपेंस रेशियो स्कीम सेलेक्ट करने का एक लास्ट पैरामीटर होता है, सिर्फ उसके बेसिस पर हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। हम म्यूचुअल फंड की जो NAV देखते हैं, चाहे फैक्ट शीट हो या फिर किसी भी साइट पे, सो वह सारे एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद मिलती है। मतलब हम जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न देख रहे हैं वो ऑलरेडी सारे एक्सपेंस डिडक्ट करने के बाद का होता है। उन रिटर्न्स को जनरेट करने के बाद उनमें आपके एक्सपेंस डिडक्ट नहीं होंगे। इसीलिए मान लीजिए यदि कोई स्कीम अच्छे रिटर्न जनरेट कर रही है तो यदि उसका थोड़ा एक्सपेंस रेशियो अच्छा है तो वह उस स्कीम से अच्छी होगी जिसके रिटर्न खराब हैं और एक्सपेंस रेशियो कम है। क्योंकि यदि कोई स्कीम अच्छे रिटर्न जनरेट कर रही है तो डेफिनेटली वो थोड़ा प्रीमियम चार्ज करेगी, आपसे ज़्यादा फीस वसूल करेगी। बट यदि वो अच्छे रिटर्न दे रही है तो हमें इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो किसी भी स्कीम को सिलेक्ट करने का एक लौता पैरामीटर नहीं है। हमें एक्सपेंस रेशियो देखना है, लेकिन लास्ट में सारे पैरामीटर्स कंपेयर करने के बाद जब हम स्कीम को सेलेक्ट कर रहे हैं तब लास्ट में हम एक्सपेंस रेशियो को कंसीडर कर सकते हैं। एक गलती जो हम में से बहुत सारे लोग करते हैं,
एक बार हमने एसआईपी चालू कर दिया तो वो बस चलते रहती है, हम भूल ही जाते हैं कि कितना अमाउंट की एसआईपी चल रही है। यदि हम हमारे इन्वेस्टमेंट से यदि ट्रू वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो सिर्फ एसआईपी से काम नहीं चलेगा। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है तो उसके साथ ही साथ हमें हमारे इन्वेस्टमेंट को टॉप अप करना पड़ेगा, उसे स्टेप अप करना पड़ेगा। यदि हमारी इनकम थोड़ी बढ़ रही है तो उसके साथ उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी एसआईपी को बढ़ाना है। हर साल थोड़ा थोड़ा हमें हमारी एसआईपी को स्टेप अप करना है। हर साल में एक दो बार, 2-3 साल में एक बार मार्केट क्रैश होता है। जब मार्केट क्रैश होता है और उसमें यदि हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट पे हमें एक्स्ट्रा यूनिट्स मिलती हैं और उन यूनिट्स पर हमें एक्स्ट्रा रिटर्न कमाने का मौका मिलता है। यदि हम हमारी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को और नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो फिर टाइम टू टाइम हमें हमारे इन्वेस्टमेंट पे टॉप अप करना है और साथ ही साथ कुछ लमसम इन्वेस्टमेंट करना है जब भी मार्केट डाउन होता है। ऐसा करेंगे तो हमारी जो वेल्थ क्रिएशन है बहुत आगे तक जाएगी, हम एक बहुत बड़ा कॉर्पस एक्यूमुलेट करेंगे। एक गलती जो हम में से बहुत सारे लोग करते हैं, बार बार अपने पोर्टफोलियो में चर्निंग करते हैं, बार बार बाई सेल करते रहते हैं। थोड़े किसी स्कीम के रिटर्न कम हुए तो उसे सेल कर दिया, किसी स्कीम में अच्छे रिटर्न दिखने लगे तो उसे बाय कर दिया। यदि हम ऐसा करते हैं तो यह हमारे रिटर्न्स के लिए, हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखिए, म्यूचुअल फंड में तो मार्केट रिस्क होता है। मार्केट नीचे होगा तो आपके रिटर्न भी नीचे होंगे, मार्केट ऊपर जाएगा तो आपके रिटर्न भी ऊपर जाएंगे। यदि आप इस वोलेटिलिटी को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए। यदि आप थोड़े से मार्केट डाउन होने पर पैनिक में आ जाते हैं और घबरा करके अपने स्कीम को, अपने यूनिट्स को सेल कर देते हैं तो आप फिर ऐसे में कभी अच्छे रिटर्न्स अचीव नहीं कर पाएंगे। हमें म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। म्यूचुअल फंड से हम एग्जिट करते हैं, बट यदि किसी स्कीम के फंडामेंटल चेंज हो रहे हैं या फिर फंड मैनेजर चेंज हुए हैं और नए फंड मैनेजर से हम ज़्यादा खुश नहीं हैं, हम उनकी इन्वेस्टिंग स्टाइल को पसंद नहीं करते हैं, तो हम उससे एग्जिट कर सकते हैं। या फिर स्कीम में कोई ख़राबी है, टीम मैनेजमेंट में कोई गड़बड़ी है, तो हम उससे इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब हमारे पास कोई वैलिड रीज़न होना चाहिए अपने विड्रॉल के लिए। जस्ट फॉर द सेक ऑफ मार्केट डाउन हुआ है, मार्केट अप हुआ है और हम विड्रॉल कर रहे हैं, तो फिर ऐसा करेंगे तो हमारे इन्वेस्टमेंट में हमें नेगेटिव रिटर्न ही मिलेंगे। एक गलती जो एज ए इन्वेस्टर हम करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना। हम बहुत शॉर्ट टर्म सोचते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए, किसी भी इन्वेस्टमेंट से, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक मार्केट हो, प्रॉपर्टी हो या फिर गोल्ड हो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वेल्थ क्रिएट होती है। इसलिए हमें हमारी इन्वेस्टमेंट से अपनी इनकम को ग्रो करने का नहीं सोचना है, हमें हमारी इनकम को ग्रो करना है ताकि हम हमारे इन्वेस्टमेंट को ग्रो कर सकें। यदि हम 10 साल से कम के किसी गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वह लॉन्ग टर्म नहीं होता है। हमें हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन पता होना चाहिए, हमारी नीड क्या क्या है ये पता होना चाहिए। उस नीड के अकॉर्डिंग हमें अपने गोल्स क्रिएट करने हैं और उन गोल्स के लिए लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करना है। उसके बाद ही हम ट्रू वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। दोस्तों, यदि आप अपने इन्वेस्टमेंट में इन 10 गलतियों को अवॉइड करेंगे, इन्हें नहीं करेंगे, तो आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने से कोई नहीं रोक सकता है। यदि इस वीडियो से रिलेटेड या फिर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछें। यदि आप अपने लिए एक पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग चाहते हैं या फिर आपको इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप नीचे मेरे नंबर में व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।